आज बच्चों हम लोग नागरिक शास्त्र के दूसरे अध्याय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा अध्याय हमारा जो है यह संविधान निर्माण है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। तो सबसे पहले कुछ चीजें हम आपको ओरली बता दें कि संविधान का डिजाइन जब भी आपसे पूछे, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूपरेखा को जानेंगे, संविधान किस तरह से बना है उसको जानेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि संविधान का डिजाइन किसने किया है। अगर यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का डिजाइन किसने किया है, संविधान का आधिकारिक मोहर क्या था, संविधान की हस्तलिखित प्रतिलिपि किसने तैयार किया है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको जानना है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है, संविधान के निर्माण में कितना खर्च हुआ है, ये सब बातों का उत्तर आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं संविधान के डिजाइन की। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान का अर्थ क्या होता है, पहले आप इसको जानेंगे। तो पहले सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं, उसको सुन लीजिएगा। देखिए, संविधान जो होता है वह किसी भी देश के शासन प्रशासन को चलाने का एक कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है। अब इसको जो है यह लिखित रूप में भी हो सकता है और यह अलिखित रूप में भी हो सकता है, ठीक। तो बस इतना ही जानना है आपको मुख्य रूप से। लेकिन आइए हम लोग इसको जानते हैं इसके अर्थ के रूप में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां लिखा है कि संविधान का अर्थ, संविधान का अर्थ, इस पर गौर करिएगा। संविधान शब्द अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। किसका हिंदी रूपांतरण है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। मतलब संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अब वही कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है, ठीक, क्या? संविधान। अब ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है संरचना। क्या अर्थ होता है भाई? संरचना होता है इसका अर्थ। मतलब किसी चीज की रूपरेखा, संरचना, ठीक, बनावट, ये होता है इसका हिंदी रूपांतरण। अब ध्यान रखिएगा, संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है। जो मैंने अभी आपको बताया कि संविधान क्या है, यह एक कानूनी दस्तावेज है। अब ध्यान रखिएगा, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी देश की शासन प्रणाली किस प्रकार से चलाई जाए, ठीक ना, किसी शासन प्रणाली किस प्रकार से चलाई जाए या उसका संचालन किस प्रकार से हो, यह जो है कौन सुनिश्चित करता है? ये भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करता है, ठीक ना, यानी कि ये संविधान जो है इस चीज को निश्चित करता है। अब ध्यान रखिएगा, यह लिखित और अलिखित दोनों रूपों में होता है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो भारतीय संविधान है यह लिखित और अलिखित दोनों रूपों में होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यह किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को संचालित, मर्यादित, व्यवस्थित और निर्देशित करता है। तो आपने ये सब देखा और देख करके आपने क्या समझा, उस पर गौर करिएगा। ध्यान रखिएगा, आपने देखा कि संविधान जो है वह अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है और जिसका अर्थ होता है संरचना या बनावट कह सकते हैं आप, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा, संविधान जो होता है यह किसी भी देश की शासन व्यवस्था को किस प्रकार संचालित किया जाए, ठीक, यह उसके लिए कानूनी दस्तावेज होता है और यह लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, डायसी महोदय है, ये क्या कहते हैं, इस पर गौर करिएगा। डायसी महोदय कहते हैं कि संविधान का अभिप्राय उन समस्त नियमों से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सार्वभौमिक शक्तियों के वितरण अथवा प्रयोग को निर्धारित करते हैं। इस पर गौर करिएगा कि डायसी के अनुसार संविधान का अभिप्राय उन समस्त नियमों से है जो प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सार्वभौमिक शक्तियों के वितरण अथवा प्रयोग को निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब जो इसकी शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति किसके पास है, इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके भारत का संविधान है उसमें ये व्यवस्थित किया गया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे, राष्ट्रपति क्या कर्तव्य होगा, राष्ट्रपति किसकी शक्तियों का ठीक अपने पालन करेगा। जैसे अगर किसी एक का एग्जाम्पल लिया जाए तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को जो वीटो का अधिकार दिया गया है वह संविधान के जरिए ही दिया गया है, और किसी भी व्यक्ति को वीटो का अधिकार भारत में नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, और वह भी आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो दिया गया है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 123 के तहत। ये सब क्यों दिया गया है? तो ये सब संविधान में इसलिए दिया गया है कि किसी देश का शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाया जाए, यह उसके लिए जो है व्यवस्थित करता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ चीजें ये भी जानना है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र का क्या सिस्टम रहा, थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं, फिर हम अपने संविधान के बारे में अभी आपको आगे बताएंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए यह जो कथन हम लोग ले रहे हैं यह एक अश्वेत व्यक्ति का है। किसका है? अश्वेत व्यक्ति। अभी आपको श्वेत और अश्वेत के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, उसमें आप परेशान मत होइए, ठीक है। यहां पर गौर करिएगा आप, यह कथन नेल्सन मंडेला का है जिन्होंने गोरों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष किया है। कहने का मतलब यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम नेल्सन मंडेला है, और यह महोदय यह एक अश्वेत थे। अश्वेत का मतलब आप समझ सकते हैं कि काले लोग थे, मतलब गोरों के मैच वाले नहीं थे, तो काले थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोरों का जो प्रभुत्व बना हुआ था, जो उनका भौकाल बना हुआ था, जो उनका पूरा सिस्टम पर कब्जा था, उसके विरुद्ध इस मंडेला ठीक है नामक व्यक्ति ने क्या किया? संघर्ष किया। अभी इनके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि यह जब संघर्ष किए तो इनको जेल में बंद कर दिया गया, और वह भी सबसे खतरनाक जेल में बंद किया गया। 28 साल तक इस जेल में रहे, ठीक ना। अभी आपको बताएंगे कि किस द्वीप में इनको जेल में रखा गया था, ठीक है। बहुत ही खतरनाक जेल थी, 28 साल तक जेल में रहे, और वहां से आने के बाद इन्होंने वह कामयाबी हासिल की जो इन्हें वास्तव में ये हकदार जिस चीज के थे। यह पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के, ध्यान रखिएगा इस पर। तो आइए पहले हम लोग इस पर गौर करते हैं कि यह कथन नेल्सन मंडेला का है जिन्होंने गोरों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष किया। इस पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को सन 1964 में देश के रंग भेद की से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 28 सालों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल, यहां देखिए नाम दिया है, रोबेने द्वीप में कैद करके रखा गया था। कहां रखा गया था? रोबेने द्वीप में कैद करके रखा गया था। अब ध्यान रखिएगा, वहां उन्हें कोयला खनिज का भी काम करना पड़ता था, कोयला खनिज का भी काम करना पड़ता था। सजा पूरी करने के बाद वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इस पर गौर करिएगा। मैंने अभी आपको स्पीच में बताया था ना, मैंने कहा था कि यह जो है नेल्सन मंडेला जब जेल से 28 साल के बाद सजा काट करके आए तो यहां पर इन्होंने ऐसा इतिहास रचा, या ऐसे ठीक है इनको सम्मान मिला जो जिस सम्मान के ये हकदार थे। तो आपने देखा कि इन्हें जो है रोबेने द्वीप में कैद करके रखा गया था। अब वहां पर इन्होंने कोयला खनिज का भी काम किया था, और जब सजा पूरी करने के बाद वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। अब ध्यान रखिएगा, रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर विभाजित कर दिया था। कैसे था विभाजित भाई? गोरे और काले। अगर हम काले हैं तो हम एक साइड रहेंगे,
और अंग्रेज गोरे थे तो वह उनके लिए अलग व्यवस्था रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था और आबादी में भी उनका भाग लगभग 3/4 है और उन्हें आश्वेत कहा जाता है। देखिए मैंने कहा ना कि आश्वेत शब्द जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया आश्वेत किसे कहा जाता था, कि जो लोग काले होते थे उनको आश्वेत कहा जाता था। अब श्वेत और अश्वेतों के अतिरिक्त वहां एक मिश्रित भी लोग थे। कहने का मतलब श्वेत और अश्वेत तो थे ही, इसके अलावा एक मिश्रित लोग थे। ठीक है, उनको जो है क्या कौन सा नाम दिया गया था, तो उनको कहा गया था रंगीन चमड़ी वाला। क्या कहा गया था, रंगीन चमड़ी वाला उनका नाम दिया गया था। इसके अलावा भारत से भी आए लोग थे, ठीक ना, इन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की अनुमति नहीं थी। तो कुल मिलाकर के आपने इसमें क्या सीखा, इसमें यही सीखा कि जो साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान था उसके बारे में हमने फोकस किया। तो उनका संविधान कैसे बना, तो आपने देखा कि नेल्सन मंडेला नाम का एक व्यक्ति था जो एक अश्वेत था। अश्वेत का मतलब काला। ठीक है, अब उसके बाद जब इन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ विरोध किया, रंग भेद की नीति का मतलब कि वहां पर अगर हम काले हैं तो हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा, और अगर वहां के जब गोरे लोग थे तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो यहां पर गौर करिएगा, ऐसे कंडीशन में क्या हुआ था कि इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और जब आवाज उठाई तो इनको जो है सबसे खतरनाक रोबेने द्वीप में जो वहां की जेल थी उसमें बंद कर दिया गया। और जब बंद कर दिया गया तो बंद करने के बाद जो है क्या हुआ उस पर गौर करिएगा, 28 साल तक ये सजा काटे। और जो सजा काट रहे थे तो इन्होंने उस पर कोयले खनिज का भी काम किया था। और उसके बाद जब सजा काट करके आए तो देखिए इनकी किस्मत कि यह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो इन्हें राष्ट्रपति बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है कि साउथ अफ्रीका में चमड़ी के आधार पर रंग भेद की नीति करना ये कहीं ना कहीं गलत था। जो गोरे थे वे श्वेत थे, जो काले थे वे अश्वेत थे। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा समुदाय था जिसको रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, जो दोनों में मिक्स होते थे। ठीक है, कुछ गोरे कुछ काले, है ना, तो ऐसे में उन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। ठीक, तो अब आपको यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी खास बात यह थी कि काले लोगों को कहीं भी गोरों की बस्तियों में रहने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, वहां कुछ बोलने की अनुमति नहीं थी, तो बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, इसलिए संघर्ष किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट में हम आते हैं। देखिए रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इस रंग भेद के खिलाफ संघर्ष कैसे हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में कानून बनाया गया और काले और गोरों के बीच जो है यह अलग करने की प्रणाली को लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में एक कानून बना दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि भैया गोरे और जो है, ठीक है, अश्वेत दोनों के बीच जो है अलगाव की स्थिति रहेगी और ऐसा सिस्टम लागू किया जाएगा। अब इसे ही क्या कहते हैं, रंग भेद की नीति कहते हैं, या इसी को कहते हैं अपापीडी। क्या कहते हैं, अपापीडी कहते हैं। अब अपापीड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलगाव। अपापीड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साउथ अफ्रीका में, देखिए अफ्रीका की भाषा में अपापीड का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, अलगाव। ठीक है, तो नस्ली भेदभाव पर आधारित रंग भेद की व्यवस्था विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई और दक्षिण अफ्रीका जो है यह दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। ये बात समझ में आ गई ना, तो बहुत गौर से इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला आपका है, अगर ये चीज ठीक मैं आपको दोबारा एक बार बताऊं तो उस पर थोड़ा गौर करिएगा। देखिए हुआ क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में एक नेशनल पार्टी थी। क्या था, दक्षिण अफ्रीका में एक नेशनल पार्टी थी और इस नेशनल पार्टी की सरकार ने क्या किया था, 1948 में ठीक एक कानून बना दिया जिसके द्वारा जो है नियम लगाया गया कि भैया गोरी चमड़ी वाले, ठीक है, और काली चमड़ी वाले दोनों के बीच डिफरेंस पैदा कर दिया गया। इसी को जो है रंग भेद की नीति कहा गया या इसी को अपापीडी कहा गया।
और ये कहा गया कि फ्रांसीसी भाषा में अपापीड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव। ठीक है। और ये चीजें जो है साउथ अफ्रीका में चली। अब हम लोग आते हैं एक नए संविधान की ओर। अगली हेडिंग आपकी कौन सी है? एक नए संविधान की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रंग भेद के विरुद्ध बढ़ते संघर्ष और विरोध को देखकर सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह बलपूर्वक अश्वेतों पर अपना शासन नहीं बनाए रख सकती है। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि सरकार को भी धीरे धीरे ये सब एहसास हो गया कि अब हम अगर चाहें कि बलपूर्वक जो है अश्वेतों पर शासन करें तो अब ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सरकार अब क्या करेगी? एक बार आप सोचिएगा कि सरकार अब यहां पर धीरे धीरे अपने कानून को वापस लेगी, क्योंकि वो जान रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना आरंभ कर दिया और भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के पश्चात नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया, यानी स्वतंत्र कर दिया गया और अंततः 26 अप्रैल 1994 ईस्वी की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह विश्व का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। तो यहां पर आपको गौर करना है कि 28 साल की जो इनकी तपस्या थी, जो 28 साल की जेल में रहे थे नेल्सन मंडेला जी, और इन्हीं के द्वारा जो है क्या हुआ कि 26 अप्रैल 1994 को मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराने लगा और यह विश्व का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इसमें है अब हमें संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है, यह संविधान की हमें क्या जरूरत है, पहले हम लोग इसको जानेंगे, फिर हम लोग संविधान के सिख स्वरूप पर आएंगे। अभी हम लोग का संविधान कैसे बना है, क्या है, हम उसको बताएंगे, लेकिन पहले अभी हम लोग आपके हेडिंग के अनुसार चलते हैं कि हमें एक संविधान की जरूरत क्यों होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब संविधान नहीं रहेगा तो देश लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है, और जब देश लोकतांत्रिक नहीं होगा तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि राजतंत्र रहेगा, राजा जो भी हुक्म करेगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। राजा लगान बढ़ाएगा, आप बोल नहीं सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपको जो है कठोर दंड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये आपको मैं एकदम एक एक लाइन पढ़ के बता दे रहा हूं, इसमें कुछ अलग नहीं है। देखिए मेन चीज है कि आपको स्वतंत्रता मिलेगी, आपको किसी के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, आपकी जो इच्छा कहेगी आप कर सकते हैं, नहीं इच्छा कहेगी तो नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो संविधान के थ्रू आपको मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी वर्गों के लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। किसी भी देश में कोई भी रह रहा हो, किसी समुदाय का हो, सब लोग संविधान को मानते हैं। सही बात है। संविधान सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। सही बात है कि लोगों के बीच और सरकार के बीच क्या होता है, आपसी संबंध बनता है। लोग सरकारों को चुनते हैं और उसके बाद उन्हें जो है सरकार में बिठाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम यह साथ रहे विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच आवश्यक विश्वास और सहयोग पैदा करता है। तो सही बात है कि आप भाई देखिए कौन कहां से आया है, किसकी क्या सोच है, तो ये सबके बीच सामंजस्य का ठीक भाव उत्पन्न करता है संविधान हमारा। तीसरा देखिए, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार होगा। तो ये सही बात है, संविधान में ही वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा जो है कोई भी सरकार डिसीजन लेती है। और उसके बाद जो है आपको आगे देखना है कि तृतीय क्या है कि यह सरकार के अधिकारों को सीमित करता है और हमें बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार हैं। चौथा क्या है भाई कि यह सबसे अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने का भी काम करता है। तो इस पर गौर करिएगा, इसमें ये सब चीजें बहुत आवश्यक नहीं है, ठीक ना, लेकिन फिर भी आप ये जानिए कि हमें ठीक है
अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ एक साथ रहने के लिए यह जो है सामंजस्य स्थापित करता है हम लोगों को, ठीक है, विश्वास दिलाता है कि सभी धर्म के साथ, ठीक है, आप रहिए, कहीं से कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि संविधान का अपना एक निश्चित कानून होता है और उस कानून के जरिए जो है सभी वर्गों को इक्वलिटी के भाव से देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका है, आइए, भारतीय संविधान का निर्माण। यहां पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। अब आ गया अपने संविधान का निर्माण। सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1945 में। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव संपन्न हुआ। क्या हुआ? इंग्लैंड में आम चुनाव संपन्न हुआ। और जब इंग्लैंड में आम चुनाव संपन्न हुआ तो उसके बाद वहां पर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बन गई। और जब लेबर पार्टी की सरकार बन गई तो लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन का गठन किया। और जब 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन का गठन किया तो उसमें 3 मेंबर कौन थे? मैं उनका नाम आपको यहां बोर्ड पे बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो उसमें से पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे कौन थे भाई? दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। तीसरे कौन थे भाई? तीसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। सब लोग ध्यान देंगे, ये 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? सर पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो सर पैथिक लॉरेंस था, यह भारत में अगर पद देखा जाए तो यह भारत सचिव था, जिसे हम लोग इंडिया सेक्रेटरी भी कहते हैं, है ना। उसके बाद एबी अलेक्जेंडर जो था, यह जो है यह भारत में नौसेना मंत्री था। क्या था? नौसेना मंत्री था, ठीक है। और उसके बाद जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स है, यह व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। क्या था? व्यापार बोर्ड का व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, है ना। तो यहां पर आपको 3 चीजें देखने को मिली। अब ये तीनों लोग, ठीक है, देखिए यही सब लिखा भी इसमें है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुआ और क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को आजाद होने का अधिकार है। और इन्होंने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का गठन किया, ठीक है। जिसके बाद यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। जब दिल्ली पहुंचा तो इन्होंने 2 प्रस्ताव रखा। 2 प्रस्ताव कौन कौन सा रखा है? आइए मैं आपको बताऊं कि 2 प्रस्ताव कौन कौन सा इसने रखा है। तो पहला प्रस्ताव इसने ये रखा, कैबिनेट मिशन का पहला प्रस्ताव था कि भारत के लोग एक अंतरिम सरकार की स्थापना कर लें। क्या कर लें? एक अंतरिम सरकार की स्थापना कर लें, अंतरिम
अंतरिम सरकार की स्थापना कर ले। पहला सिस्टम इसका था। दूसरा क्या था भाई? दूसरा ये था संविधान सभा का निर्माण कर ले। संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण, यही दो जो है प्रस्ताव रखा। तो आप जानते हैं कि जब अंतरिम सरकार बनी तो उसमें टोटल कितने मिनिस्टर थे भाई? 14 मिनिस्टर थे। इस पर ध्यान रखिएगा, जिसमें से 5 व्यक्ति जो है यह मुस्लिम लीग के थे। किसके थे? मुस्लिम लीग एक संस्था का नाम है जो बाद में पाकिस्तान, ठीक है, चले गए लोग, तो ये बाद में कट गए और उसके बाद 1947 में हमारा दोबारा कैबिनेट बना और उसमें, ठीक है, मुस्लिम लीग वाले बाहर चले गए, सब पाकिस्तान चले गए, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हैं जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे देश का बंटवारा भी हो रहा था, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि जब इस कैबिनेट दिल्ली पहुंचा तो इसने क्या किया? 2 प्रस्ताव रखा। दोनों प्रस्ताव कौन कौन सा रखा? पहला कि अंतरिम सरकार का गठन, दूसरा संविधान सभा का निर्माण, ठीक। तो ये पहली चीज जो है अंतरिम सरकार बन गई और जब अंतरिम सरकार बनी तो इसमें 14 लोग मंत्री बने। अब 14 लोग बने तो इसमें से 5 लोग ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के थे। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और जब बंटवारा हो गया तो ये मुस्लिम लीग वाले चले गए पाकिस्तान। तो 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल फिर गठित हुआ था, ठीक है, वो अलग चीज है। अब आइए हम लोग संविधान सभा के निर्माण की बात करते हैं। तो ये भाई संविधान सभा का निर्माण हो गया और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ उस पर गौर करिएगा। इसी संविधान सभा ने ये डिसीजन लिया कि संविधान सभा के 389 सदस्यों का चयन किया जाएगा। कितने सदस्यों का चयन किया जाएगा? 389 सदस्यों का चयन किया जाएगा। कितने सदस्य भाई? 389 सदस्यों का चयन होगा। अब इस 389 में यह कहा गया कि इसमें जो है 296, कितने भैया? 296 यह कहां से रहेंगे? यह ब्रिटिश भारत से रहेंगे, ब्रिटिश भारत से रहेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है (296) ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत से। 93 कहां से थे भाई? तो 93 थे देसी रियासत से, देसी रियासत से। देसी रियासत से, ठीक ना। अब यहां पर गौर करिएगा आप, जो 296 थे इसका भी बंटवारा हुआ था और जब इसका बंटवारा हुआ था तो ये सांप्रदायिक आधार बंटवारा हुआ था। किस आधार पर? सांप्रदायिक। इसमें से जो है 213 जो है ये जनरल थे, ठीक है, सामान्य। और उसके बाद इसमें 73 मुसलमान थे। कितने थे? मुसलमान। और उसके बाद इसमें कितने थे? 4 थे सिख। 4 जो है ये सिख की बात की गई थी। एक बार बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने क्या बताया कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। और कैबिनेट मिशन योजना जब यहां पर आई तो यहां पर इसने 2 प्रस्ताव रखे। कौन कौन 2 प्रस्ताव रखे?
एक अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा संविधान का, ठीक, संविधान सभा का निर्माण। तो अंतरिम सरकार तो अंतरिम सरकार बन गई, 14 लोग उसमें, ठीक है, शामिल हो गए, उसमें 5 मुस्लिम लीग वाले भी थे। अब आते हैं संविधान के निर्माण पर। जो संविधान का, ठीक, संविधान सभा ने क्या किया, सबसे पहले 389 सदस्यों के चयन की बात कही। तो 389 सदस्य यहां पर हो गए। अब ये कैसे रहेंगे, इसका बंटवारा कर दिया कि भैया 296 ब्रिटिश भारत से रहेंगे और 93 रहेंगे देसी रियासत से। फिर उसको भी सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा कर दिया, कह दिया कि भैया ऐसा है कि इसमें 213 सामान्य रहेंगे और 73 मुसलमान रहेंगे और 4 सिख रहेंगे। तो इस तरह से बंटवारा करके उसके बाद जो है जुलाई 1946 में इसका चुनाव हुआ। ठीक है, इस पर गौर रखेगा कि जुलाई 1946 में इसका जो है इस तरह बंटवारा जब हो गया तो इनको वोट कौन दिया, तो ये ध्यान रखेगा, इनको वोट कौन दिया, इनको जो है हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। मतलब जिस तरह से हम लोग एक विधायक को चुनते हैं उसी तरह से जो है हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुन करके आया और उसके बाद वह व्यक्ति जो है संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग इस पे गौर करिएगा। ये हो गया। अब जब चुनाव हुआ तो यहां ध्यान रखिएगा, तो संविधान सभा में क्या हुआ, इसमें 208 सीट कांग्रेस को मिल गई। ठीक ना, 70 जो है 3 ये मुसलमान हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है 8 आ गए निर्दल, बाकी अन्य पार्टियों से एक एक मेंबर करके जो है यह संविधान सभा में पहुंच गए। कुछ नाम आपको आगे मिलेगा, तो आइए हम लोग उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा, कुछ इसमें जो है, ठीक है, बातें हैं जिसको हम आपको बताएंगे और इसको आप बहुत आराम से, ठीक है, देख के समझेंगे। इस देखिएगा, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लेबेन का काम कर रही थी, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। टोटल इसमें कितने मेंबर भाग लिए थे? 207 207 इतने मेंबर इसमें भाग लिए थे। उस समय ये बैठक कहां हुई थी? तो बेटा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, जिसे अब अगर देखा जाए तो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। और यहां पर अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इन्हीं को बना दिया गया, क्या बना दिया गया? इन्हीं को अस्थायी टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया था। कब? जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, लेकिन टेम्पोररी अध्यक्ष थे। अब आगे देखिएगा, इसके तत्काल बाद देश को 2 हिस्सों यानी कि भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, एक भारत की संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा। 3 सालों में कुल 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सभा में पेश किया गया प्रत्येक प्रस्ताव, प्रत्येक शब्द और वहां कही गई प्रत्येक बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। ठीक ना, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स
नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में भी प्रकाशित किया गया। सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट में आगे आते हैं। संविधान का देखिए मार्ग, इस पे ध्यान रखिएगा। संविधान का जो निर्माण मार्ग है यह, ठीक है, इस पर गौर करिएगा। सन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। यहां गौर करिएगा, यहां पर क्या लिखा है? लिखा है कि सन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। जानते हैं ये किस बात की तरफ फोकस कर रहा है? ये मैं बता रहा हूं। हम लोग संविधान बनाने के इच्छुक कब से थे? तो ध्यान रखिएगा बेटा, हम लोग के मन में संविधान बनाने की होड़ कब चल रही थी? 1896 से। सबसे पहली बार उल्लेख कब मिला था? 1895 कर सकते हैं आप। 1895 में जब तिलक ने स्वराज विधेयक तैयार किया। तिलक ने क्या किया? स्वराज विधेयक तैयार किया, है ना। तिलक ने जो है स्वराज विधेयक तैयार किया 1895 में, तो उसमें पहली बार संविधान सभा का उल्लेख किया गया। उसके बाद जो है 1920-22 में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर, ठीक है, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप ही होगा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप ही होगा। उसके बाद, ठीक है, पंडित जो है मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया? इस पर गौर करिएगा। 1928 में इन्होंने, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के नाम से संविधान के रूपरेखा को तैयार किया। और मैं आपको बता दूं कि इसकी 2 बैठक हुई। पहली बैठक इसकी जो है जब दिल्ली में हुई तो फ्लॉप हो गई, और दूसरी बैठक मुंबई में हुई। तो उसके बाद इसमें कुल जो है 29 संस्थाओं ने हिस्सा लिया था। कितनी संस्था ने? 29 संस्थाओं ने हिस्सा लिया था। और इसी को हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और नेहरू रिपोर्ट जो है ये असफल मानी जाती है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? यही मोतीलाल नेहरू थे। टोटल 29 संस्थाओं ने हिस्सा लिया था और संविधान के रूपरेखा पे मुहर लगा दी थी, लेकिन अंग्रेज इस चीज को स्वीकार नहीं किए थे। आगे देखिएगा, आगे लिखा है कि सन 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा। भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे कि सन 1935 का भारत सरकार का कानून। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से बहुत प्रभावित थे। सही बात है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को सीधा सीधा क्या कर लिया गया? अपना लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हम लोग। अब आइए, ठीक है, उन व्यक्तियों का भी नाम आपको मिलेगा कि किन लोगों ने, ठीक है, इसमें आकर के अहम भूमिका निभाई। तो भारतीय संविधान के मूलभूत तत्व डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, भीमराव रामजी अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, पूरा नाम क्या है? आचार्य जीवतराम भगवान दास कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि थे। महिला सदस्यों में सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, रेणुका राय, हंसा मेहता आदि मुख्य थे। गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सन 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के विषय में लिखा था। तो समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब यह जो आपका, ठीक है, पैराग्राफ है, ये आपको ये बता रहा है कि मुख्य रूप से पुरुषों में कौन था और महिलाओं में कौन थी। ठीक है, तो इसको आपको यहां पर जानना है। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, संविधान का दर्शन।
अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो संविधान का दर्शन बेटा दिया गया है, ये दिया कि संविधान का जो प्रारंभ है, इसका जो मूलभूत मूल्य है, ठीक है, इसकी एक छोटी सी इकाई क्या है, उद्देशिका। उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना, जिसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। इसी के साथ होता है और इसे ही क्या कहते हैं, इसे प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। सही बात है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत के जो प्रियम्बल है या भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, उसमें कुल कितनी बार संशोधन किया गया है, तो आप कहेंगे सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में अब देखिए संस्थाओं का जो स्वरूप है, लास्ट, ठीक है, आपकी हेडिंग है, संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए काफी विचार मंथन किया। उन्होंने परिवर्तनों को समय समय पर सम्मिलित करने का प्रावधान भी रखा और इसी बदलाव को हम संविधान संशोधन का नाम देते हैं। तो आओ बच्चों, ठीक है, हम आपको कुछ स्पेशल जानकारी आपको बताते हैं, उस पर आप गौर करिएगा। सबसे पहली चीज बहुत ध्यान से करिएगा नोट, अगर आपको पूछा जाए कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अब दूसरी चीज पूछेगा, संविधान का डिजाइन कौन किया था? तो संविधान का डिजाइन कौन किया था बेटा? तो नंदलाल बोस, नंद लाल बोस एंड विधेर राम मनोहर सिन्हा। विधेर राम मनोहर सिन्हा, इस पे ध्यान रखिएगा। तो डिजाइन कौन किया बेटा? मैं यहां लिख दे रहा हूं डिजाइन, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। डिजाइन कौन किया है ना, और इस समय की पूछ रहा है, समय कितना लगा भैया। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछेगा कि संविधान का हस्तलिखित प्रतिलिपि किसने तैयार किया? तो संविधान का हस्तलिखित प्रतिलिपि जो है, उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार किया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार किया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भैया हस्तलिखित प्रतिलिपि कौन तैयार किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार किया था। संविधान का बेटा आधिकारिक मुहर क्या था? संविधान का आधिकारिक मुहर क्या हम लोगों का है? तो हाथी का निशान है। क्या है? हाथी का निशान। ये हम लोग का संविधान का आधिकारिक मुहर है। संविधान के निर्माण में कुल कितना पैसा खर्च हुआ है? तो बेटा लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ है? 64 लाख लगभग। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना खर्च हुआ है। अब कोई भी चीज अगर आपसे पूछे कि संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ, तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना ने कितने प्रस्ताव रखे थे? 2 प्रस्ताव रखे थे। कौन कौन प्रस्ताव? वही एक पहला था आपका कि अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा संविधान सभा का निर्माण। तो अंतरिम सरकार में कितने लोगों को सम्मिलित किया गया था? 14 लोगों को। उसमें मुस्लिम लीग के कितने लोग थे? 5 लोग थे। ठीक है, फिर उसके बाद संविधान सभा का जो दूसरा प्रोसीजर था, वो आपने देखा कि उसमें 389 सदस्यों का चयन किया गया था। कितने किया गया था? 389 सदस्यों का चयन। इसमें से ब्रिटिश भारत से कितने थे? तो 296 ब्रिटिश भारत से थे। देसी रियासत से कितने थे? 93 थे देसी रियासत से।
अब इसका बंटवारा जो हुआ था, इसमें जनरल कितना था, तो 213 जो है वो जनरल था, और उसके बाद जो है सिख कितना थे, तो 4 ठो इसमें सिख थे। मुसलमान कितना थे, तो 73 मुसलमान थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने बहुत सारी जानकारियां आपको अलग से बताई, तो उसमें ठीक है आप इस पे गौर करिएगा कि ये सब चीजें, कि संविधान कितने समय में बना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान का डिजाइन कौन किया, नंदलाल बोस और विधेयर राम मनोहर सिन्हा। कहाँ के थे, शांति निकेतन के चित्रकार थे, है ना। उसके बाद संविधान को हस्तलिखित प्रतिलिपि किसने प्रदान किया, तो प्रेम बिहारी नारायण राजता ने तैयार किया। संविधान का बेटा आधिकारिक मुहर क्या था, तो आधिकारिक मुहर था हाथी का निशान। ठीक है, और संविधान के निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ, तो आप कहेंगे 64 लाख रुपए खर्च हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इस चैप्टर का एंड तक, सिर्फ यहीं तक, और हम मिलते हैं अब दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।